तो देखिए, शुरू से ही मानव को यह आश्चर्यजनक चीज़ें हमेशा आकर्षित करते रही हैं, और हम लोग सोचते हैं कि भाई जिस इस संसार में, जिस विश्व में हम लोग रहते हैं, आखिर इस विश्व का निर्माण कैसे हुआ। बहुत सारे समय तक, बहुत दिनों तक ये बात लोगों के मन में आता रहा कि यह किसी शक्ति के द्वारा ही ये उत्पन्न हुआ है, किसी शक्ति के द्वारा ही बनाया गया है। यानी ये संसार जो है किसी न किसी एक बहुत बड़ी शक्ति के द्वारा बनाया गया है। तो लोगों ने इसको ईश्वरीय सिद्धांत दे दिया, कहा कि ईश्वर के द्वारा ही ये सारा चीज़ बनाया गया है। लेकिन जैसे जैसे मानव अपने बुद्धि का प्रयोग करता रहा, जैसे करता गया और देखता गया, हर चीज़ों का अध्ययन करते गया, रिसर्च करते गया, तो यह बात सामने आ गई कि नहीं, इस ब्रह्मांड का निर्माण जो है एक प्राकृतिक नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, एक घटना के द्वारा इस संसार का निर्माण हुआ है। तो चलिए, आज इसी एक विशेष क्लास में हमारे एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया था, बार बार प्रश्न किया जा रहा था कि सर आप ब्रह्मांड के बारे में बताइए, ग्रहों के बारे में बताइए, धूमकेतु के बारे में बताइए, क्षुद्र ग्रह के बारे में बताइए, उल्का पिंड क्या है। तो इन सारे प्रश्नों से आज पर्दा उठाने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बहुत ही वैज्ञानिक आज का कारण हम लेकर आए हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और सारे प्रश्नों का जवाब आज आप लोगों को मिल जाएगा ब्रह्मांड से संबंधित। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आज का प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्मांड के बनने का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि ब्रह्मांड के बनने का बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक कारण, तो यह बहुत दिनों तक मानव के पास, जब आदि मानव था, उस समय से हमेशा सोचता रहा, जब आसमान में तारों को देखता था, सूरज को देखता था, चंद्रमा को देखता था, तो उसको ऐसा लगता था कि यह एक अजूबा चीज़ है, इसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे। कुछ नॉलेज हुआ तो इसमें कुछ कहा गया कि ईश्वर के द्वारा ये सारा सृष्टि को बनाया गया है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च सामने आया, जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र पिंडों का अध्ययन होने लगा, सूक्ष्मदर्शी दूरबीन, इन सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, तो उसके बाद इस ब्रह्मांड के रहस्य का पर्दा उठ गया। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्रह्मांड या विश्व किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि जिसमें इन सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र जो पूरा समाहित हैं, हमारे जितने हमारी निहारिकाएं हैं, जितने हमारे गैलेक्सियां हैं, सभी के सभी इसी में समाहित हैं। तो इस विशाल आकाश को, विशाल संसार को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। अब इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो इस ब्रह्मांड का निर्माण आप लोग जानते हैं कि आज से बहुत दिन पहले, अगर कहा जाए तो 13.8 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड का निर्माण की शुरुआत होता है, एक बहुत ही विशाल, बहुत ही महाविस्फोट के द्वारा। तो जैसा कि आप समझते हैं, इसको बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ, यह बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा हुआ है। यानी जो प्रकृति में, इस संसार में देख रहे हैं, जो प्रकृति है, इस प्रकृति में जितनी एनर्जी और द्रव्यमान था, सब के सब एक बहुत बड़े गोला में, जिसको बिग बैंग कहा जाता है, एक बहुत बड़े गोला में समाहित था। और एक ऐसा घटना घटता है कि इस बड़े बिग बैंग, यानी बहुत बड़े बैग जो था, एक गोला था, उसका विस्फोट होता है। और उसके विस्फोट होने के कारण तमाम जो उसमें एनर्जी था, तमाम उसमें जो पदार्थ था, वो सब के सब इस ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं। सब के सब इस तरह से चारों तरफ बिखर जाते हैं। और बिखरने के बाद फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे वो बिखरा हुआ पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण, अगर कहा जाए कि इस संसार का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले तो बिग बैंग सिद्धांत है, जिसके द्वारा इसे बिग बैंग का विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, जिसके चलते सारे पदार्थ बिखर गए। और दूसरा जो कहा जाए तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, गुरुत्व के कारण आकर्षण, यानी गुरुत्व के कारण जो द्रव्यमान के कारण उसमें आकर्षण आया, इस आकर्षण के कारण इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यही दो घटना है। एक कहा जा सकता है कि महाविस्फोट, जिसके कारण पदार्थ जो था और ऊर्जा जो था वह क्या हो गया, चारों तरफ वितरित हो गया। और दूसरा घटना कि उसके घटने के बाद जो गुरुत्वाकर्षण हुआ, उस गुरुत्वाकर्षण ने फिर से अलग अलग पदार्थों को, अलग अलग
पिंडों को आपस में जोड़ने का काम किया। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए जैसे ही महाविस्फोट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ महाविस्फोट के बाद बनने वाली आकृति है। महाविस्फोट हुआ, सारा ऊर्जा और पदार्थ ब्रह्मांड में छितरा गया चारों तरफ, और उसके बाद फिर उसके धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके संघनित होने से एक बहुत बड़ा विशाल पिंड बनता है, जिसको हम लोग निहारिका कहते हैं। और इसी निहारिका के बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमारा सन का यहाँ चित्र बना हुआ है, तो इस निहारिका के बाद जो इस निहारिका के अंदर जब संकुचन शुरू हुआ, तो आप जानते हैं कि संकुचन जैसे जैसे पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण एक पिंड दूसरे पिंड से जुटता गया, धीरे धीरे करते करते जितना ही बड़ा पिंड होते जा रहा है उतना ही उसमें आकर्षण गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें केंद्र की ओर खिंचाव हो रहा है। और करते करते एक समय ऐसा आया कि पूरा खिंचाव के कारण इस पिंड का टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद यह निहारिका जो है फिर से विखंडित हो गई। और विखंडन के बाद जो उसका भीतर का क्रोड था, जो अंदर वाला क्रोड था, वह बिल्कुल लाइट चमकदार हो गया। और उसके प्रेशर के कारण, दबाव के कारण उसमें इतने हीट आ गया कि वह जो है फिर से जब बिखरा तो उसके भीतर वाला जो क्रोड था, उस क्रोड से हमारे सूरज का निर्माण हुआ। और उसके बाद जितने इसके इर्द गिर्द जितने पिंड जो है, छोटे छोटे पिंड, गैस के बादल जो गैस बन गए, कुछ उसमें कुछ छोटे छोटे पिंड बन गए, वो सभी चारों तरफ, जैसे देखिए यहाँ से विस्फोट के कारण ये सभी छितरा गए। तो इसका जो सूरज का जो बीच का क्रोड बचा, देखिए यहाँ पर जो गोल आप देख रहे हैं, यही क्रोड है, भीतर वाला भाग। तो यही क्रोड जो है यहाँ पर आकर इसका सूरज का निर्माण हुआ। इस निहारिका से ये सूरज बने। और बाकी सब जो पिंड देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे एक दिन की कहानी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि 13.8 अरब साल पहले ये महाविस्फोट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे बहुत समय लगा इसको फिर से सेटिंग होने में, और 4.6 अरब साल पहले इस निहारिका जो बना, तो सोचिए 13.8 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ। और फिर उसके बाद कितने साल पहले, तो आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले ये निहारिका का विस्फोट होता है। यानी इतने दिन बीच में जो गैपिंग था, इसमें इस निहारिका का बनने में समय लगा। और इस निहारिका के फिर बनने विस्फोट से आप देख रहे हैं कि सन निकला, और सूरज निकलने के बाद जो अगल बगल और सारे पिंड निकले, वो धीरे धीरे संघनित होने लगे आपस में, फिर से गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में मिल करके एक होने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे देखिए पिंड का निर्माण हुआ। तो सबसे सूरज के जो सबसे नज़दीक पिंड बना, उसको हम लोग कहते हैं बुध, अंग्रेजी में इसको मरकरी कहते हैं। बुध का निर्माण हुआ। इसके बाद एक दूसरा पिंड इसके बाद बना, जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं। और इसके बाद इसको वेनस कहते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद हमारी पृथ्वी जो है, 3 नंबर पर हमारी पृथ्वी है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। इसी तरह से आप देखिए अगला जो पिंड बना, उसको मंगल कहते हैं, इंग्लिश में मार्स कहते हैं। उसके बाद आप देखिए छोटे छोटे बहुत सारे पिंड आपको दिखाई देंगे। इस मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे पिंड आपको नज़र आ रहे हैं। ये सभी पिंड जो है ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह है, मतलब बहुत छोटे ग्रह है, इसीलिए इसको क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया। और बहुत सारे हैं। तो इस तरह से ये यहीं पर रह गए। जैसा कि जानते हैं किसी चीज़ का विस्फोट होता है तो कोई छोटा पिंड इधर रह जाता है, कोई बड़ा पिंड आगे की तरफ चला जाता है। और सबसे जो हल्के पिंड होते हैं, हल्के सबसे छोटे कण होते हैं, धूल कण होता है, धूल वो सबसे दूर चला जाता है। तो इसी तरह से आप देखिए इसके विस्फोट के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा पिंड बना। और एक दिन में नहीं बना, सिर्फ इसके टूटने से ही नहीं बना, ये धीरे धीरे एक छोटा पिंड टूटा, और जो यहाँ पर आया अपने अंदर धीरे धीरे और छोटे छोटे कितने पिंडों को अपने अंदर जोड़ने लगा। और जोड़ते जोड़ते ये पिंड बना, जिसको हम लोग जुपिटर कहते हैं, इंग्लिश में इसको बृहस्पति कहते हैं। तो इस तरह से दूसरा जो है अगला पिंड जो बना, उसको हम लोग शनि, अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। देखिए इसके ऊपर जो एक छल्ला दिखाई देता है आपको, तो ये छल्ला वाला पिंड हो गया। इसके बाद बनने वाला अगला पिंड जो था अरुण था, अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं इसको। और इस तरह से अगला पिंड जो है वरुण बना, और उसको इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ से इस निहारिका के विस्फोट के कारण
कैसे कैसे ये सारे पिंड बनते गए। और ये बहुत एक दिन की कहानी नहीं है, इसके बनने में अरबों खरब वर्ष समय लगा और धीरे 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 ये बने। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट हम चल रहे हैं। तो अभी देखिए ग्रहों की संख्या जो है, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी और 9 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, अब इसमें से 8 ग्रह हो गए, 8 ग्रह बच गए। एक ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। वो कहाँ है? तो आप देखिए सबसे लास्ट में ये बहुत सारे आप देख रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पिंड देख रहे हैं, बहुत सारे, ये कहा जाए कि ग्रह की तरह ही छोटे छोटे पिंड है, लेकिन ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा है, इसलिए ये पिंड छोटे पिंड के रूप में इनके काउंटिंग किया जाता है। तो ये जितने छोटे छोटे आप पिंड देख रहे हैं सबको हम लोग धूमकेतु कहते हैं। कुइपर बेल्ट कहा जाता है, कुइपर बेल्ट इसको कहा जाता है। इस बेल्ट में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं। इसी में हमारा प्लूटो जो है एक ग्रह पहले माना जाता था, अब इसको इस ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इसी में इन छोटे छोटे पिंडों में से एक थोड़ा बड़ा था, तो इसको भी प्लूटो ग्रह माना जाता पहले, लेकिन कुछ दिन ही पहले इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। हमारे खगोल शास्त्रियों ने इसको देखा कि ये ग्रह की श्रेणी को फुलफिल नहीं करता है, तो इसको इस श्रेणी से हटा दिया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आपको ये जो धूल के कण भरे, अब इसमें धूमकेतु देख रहे हैं तो धूल से बने होते हैं। जैसे कि ये धूमकेतु होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पिंड होते हैं जो गैस, धूल और बर्फ़ के बने होते हैं। बर्फ़ से धूल के कण होते हैं, गैस के कण होते हैं और बर्फ़ के कण होते हैं, और ये आपस में मिल करके पिंड बना लेते हैं। अब देखिए ये पिंड जो है कभी कभी क्या होते हैं कि ये धीरे 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 घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में। कभी कभी ये पृथ्वी की तरफ ही हमारे आ जाते हैं, और पृथ्वी पर आते हैं तो फिर उल्का पिंड के रूप में एक पृथ्वी पर गिरते भी हैं, या ज़्यादातर उल्का पिंड का निर्माण कभी कभार उधर से आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उल्का पिंड होते हैं इन क्षुद्र ग्रहों के टूटने से, या क्षुद्र ग्रहों में से जो सबसे छोटे होते हैं वो घूमते घूमते क्या है, यहाँ मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ये इसको पार करके हमारी पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। और जैसे ही छोटे पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वो पृथ्वी क्या करती है कि अपनी ओर उसको आकर्षित करती है तेज़ी से। और जब आकर्षित करती है तो क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद उसको हवा का घर्षण होता है, गैसों का घर्षण होता है, और वो जलना शुरू करते हैं, उसमें आग लग जाता है। और धीरे धीरे पृथ्वी की ओर जितने तेज़ी से नज़दीक आते हैं पृथ्वी, और उसकी गति बढ़ते जाता है पृथ्वी की ओर। जैसे जैसे आएंगे गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी का मान जो बढ़ते जाएगा, और उसको पृथ्वी तक आते आते अगर वह पिघल करके, आग लगने के बाद उसमें पिघल करके अगर ख़त्म हो गए, तो अब हम उसको कहते हैं, उसको बोला जाता है उल्का, उसको बोला जाता है उल्का बोला जाता है, यानी शूटिंग स्टार उसको बोला जाता है। आप देखिएगा कोई कहता है कि तारा टूट गया, तारा का टूटना, आप आसमान से देखिएगा ऐसे करके लप से गिरता है। तो जब तक वो पृथ्वी पर नहीं गिरता है, आसमान में ही गल करके ख़त्म हो गया, जब पृथ्वी के वायुमंडल में आया उसमें आग लगा, जलते हुए ऐसे आ रहा है, अगर आते आते पृथ्वी के पास आते आते अगर गल कर ख़त्म हो गया, तब उसको हम लोग उल्का कहते हैं। आसमान में कहते हैं कि ये तारा टूटा, नहीं तारा नहीं टूटा, किसी का प्यारा छूटा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, वो पिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के गल कर ख़त्म होता है। कभी कभी क्या होता है कि यह उल्का पिंड इतना बड़ा होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आया, गलते गलते पूरा गला नहीं और पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गया। तो इससे कभी कभी बहुत भारी जान माल की हानि होती है, पृथ्वी पर गिर जाता है, किसी के घर पर भी गिर गया तो पूरा मकान जो है भंसा देता है। तो इस तरह से यह जो है ये उल्का पिंड है। जब पृथ्वी पर ठोस रूप में वो गिर गया तो ये उल्का पिंड है, और जल कर ख़त्म हो गया तो वो उल्का कहा जाता है। इसी तरह से क्षुद्र ग्रह जो आप लोग कहते हैं, हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर उल्का पिंड, उल्का और क्षुद्र ग्रह धूमकेतु क्या है। तो ये देखिए क्षुद्र ग्रह जो देख रहे हैं, तो यह जब निहारिका का विस्फोट हुआ तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े कण भी बने, बहुत बड़े बड़े पिंड भी बने, कुछ छोटे छोटे भी पिंड बने। तो इन छोटे छोटे पिंड, ये भी सभी छोटे छोटे पिंड जो है ये भी सूरज की परिक्रमा करते हैं। हमारे सभी जितने ग्रह हैं वो सब के सब
सूरज की परिक्रमा करते हैं, जानते हैं कि सूरज की चारों ओर घूमते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह भी इसी कैटेगरी में आते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन ये भी घूमते रहते हैं, तो इसीलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और छोटे हैं इसीलिए क्षुद्र ग्रह, ग्रह तो है लेकिन ग्रह में इतना छोटा है कि उसको ग्रह ना कह के हम लोग उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इस तरह से बृहस्पति और मंगल के बीच बहुत सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और जब यही क्षुद्र ग्रहों में से कोई छोटा पृथ्वी की तरह आता है और गिरता है तो उसको उल्का कहते हैं, और वो पृथ्वी पर ठोस रूप में गिर जाता है तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं जो धूमकेतु क्या है, तो ये गैस, धूल और बर्फ़ से बने अनेक छोटे छोटे पिंड होते हैं। ये भी कभी घूमते घूमते आते हैं तो पृथ्वी की ओर आकर ये भी गिरते हैं, लेकिन बहुत कम। तो इस तरह से ये आप लोगों का ब्रह्मांड के बनने की कहानी है। ब्रह्मांड इसी तरह से बना। ये सभी, अब कहिएगा कि कैसे सेट है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर ने ये नहीं बनाया है तो आपस में टकराते क्यों नहीं। तो बंधु देखिए, ये सारे जो सिद्धांत है ये सभी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर है। हाँ, अगर किसी पिंड का द्रव्यमान जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जितने भी पिंडों का, जितने भी ग्रहों का ये चित्र बना हुआ है आप देख रहे हैं, किसी का द्रव्यमान जो है किसी का एक दूसरे के समान नहीं है। सभी लगभग कुछ ना बड़ा है तो कुछ छोटा है, कुछ उससे छोटा है, कुछ उससे बड़ा है। तो इस तरह से इनके जो द्रव्यमान के कारण सूरज से लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है सब पर समान नहीं लगता है। अब देखिए, ये बड़ा पिंड है लेकिन सूर्य से दूर है, तो सोचिए कि इस पर लगने वाला बल जो है अधिक तो होगा लेकिन दूरी के कारण इस पर इन सभी से कम हो जाएगा। तो जिसको जो यहाँ पर बुध सबसे निकट है तो सूर्य के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा सबसे ज़्यादा इस पर लगेगा, तो ये सबसे नज़दीक घूमेगा। इससे थोड़ा सा कम बल शुक्र पर लगता है, तो शुक्र का घूमने का जो कक्षा है वो इसके अलग है। फिर उसके बाद हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है इससे तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी सूर्य से दूरी है, तो ये इस पर भी बल लगता है। इसलिए तो सभी के सभी जितने भी ग्रह हैं सबके सब इस सूर्य से संचालित हो रहे हैं। अगर इस सेंटर में सूर्य न रहे तो सोचिए कि सारा सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा, सारा सृष्टि हमारी जो है ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इसको घुमाने वाला कोई है, तो इन सभी पिंडों को अपने चारों तरफ घुमाने वाला सूर्य है, और सूर्य ही सबको संचालित करता है। जिस दिन ये सूरज समाप्त हो जाएगा, जिस दिन, उस दिन हो सकता है कि इस पृथ्वी की जो क्या कहा था संरचना है या जो कहा जाए सौरमंडल है, ये समाप्त होने की संभावना है। लेकिन तब तक क्या होगा, तब तक हो सकता है कि सूरज की तरह, जैसे जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में अरबों खरब तारे हैं और तारों के बनने का प्रोसेस जो हमेशा बनते रहता है, जैसा कि गैसीय पिंडों से ये हमेशा बनते रहता है, तो हो सकता है कि इसके स्थान पर कोई दूसरा तारा आ जाए और फिर सिस्टम में चलता रहे। तो ऐसा भी नहीं है कि सृष्टि समाप्त हो जाएगी, लेकिन हो भी सकती है। तो इस तरह से यह जैसे सूर्य की बनने की कहानी है, तो जानते हैं कि जिस समय निहारिका बना, निहारिका का विस्फोट हुआ या निहारिका का जब निर्माण हुआ, तो उस समय सबसे ज़्यादा यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस था। हाइड्रोजन और हीलियम गैस, तो हाइड्रोजन गैस जो था वो क्या हुआ, आप नाभिकीय संलयन सिद्धांत जानते हैं कि नाभिकीय संलयन सिद्धांत में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में गैस मिलते हैं और मिलने के बाद हीलियम का निर्माण होता है, He2 तो हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम का निर्माण होता है, और हीलियम के मिलने से बनने के बाद इतना विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। यही ऊष्मा और प्रकाश जो देख रहे हैं आप इस तरह से, ये सूर्य पर ऊष्मा और प्रकाश जो है निकलता है, और यही सारे ग्रहों, नक्षत्रों सबको प्रकाशित करता है, हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। अब जैसे देख पा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के हमारे बीच में यहाँ जो पृथ्वी है, तो यहाँ पर हमारा चंद्रमा है पृथ्वी के। अब देखिए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्रकृति का है, उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। तो यह पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा ऐसे चक्कर लगाता है। तो अब देखिए चंद्रमा भी क्या है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश है नहीं, या ग्रहों का कोई प्रकाश है नहीं, सभी के सभी क्या, सभी के सभी सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सभी सूर्य से प्रकाश निकलता है, यही प्रकाश सभी पड़ता है, तो इस तरह से होता है। अब जब जानते हैं कि इस तरह से सूर्य
सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है कभी कभी, तो ये दिखाई नहीं पड़ता है, उस समय ग्रहण की स्थिति हो जाती है। तो इस तरह से सारे जो सिस्टम आप देख रहे हैं सभी के सभी गुरुत्वाकर्षण से संचालित हो रहा है, और इसी तरह से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है, इसी तरह से ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। और इस सिस्टम में अगर कोई भी थोड़ा सा भी गड़बड़ी आ जाए कहीं से कुछ, तो निश्चित है कि यह सृष्टि जो है समाप्त हो जाएगी। यह सभी गुरुत्वाकर्षण पर है, और गुरुत्वाकर्षण कभी समाप्त नहीं होगा, ना हमारा सृष्टि समाप्त होगा, लेकिन तब होगा जब सूर्य का कहीं ना कहीं सूर्य हमारा विखंडन हो जाए, सूर्य खत्म हो जाए, तो होगा ऐसा आने वाले दिन में होगा। सूर्य का भी हर जानते हैं कि सूर्य का भी एक जीवन काल है, कुछ दिनों के बाद उसके भी बाहरी क्रोड जो है, ऊष्मा इतना अधिक सूर्य के निकलने के कारण इसका बाहरी खोल जो है, इस बाहरी खोल फैल रहा है। धीरे धीरे फैलते फैलते एक दिन ऐसा होगा कि बाहरी खोल इतना ना फैल जाएगा कि एक विस्फोट होगा, जैसे कि हर पिंड का, जैसे निहारिका का विस्फोट हुआ, जैसे बिग बैंग का विस्फोट हुआ, उसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सूर्य का भी विस्फोट होगा। और विस्फोट होने के बाद सूर्य एकाएक प्रकाश, इतना अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा जितना कई 100 वर्षों में नहीं किया होगा, और उसके बाद इसका भी अंत हो जाएगा। तो इस तरह से उस समय हो सकता है कि उस समय जिस विस्फोट हो जाए सूरज के, उस समय सृष्टि का विध्वंस हो जाए, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, चलेगा। हो सकता है कि ये भी हो कि सूरज के स्थान पर कोई दूसरा भी तारा आ जाए और इस तरह से सृष्टि चलता रहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में आप लोगों के विशेष मांग पर मैंने इस ब्रह्मांड के निर्माण के कहानी को बताया, किस तरह से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है और किस सिस्टमेटिक ढंग से सजा हुआ है और किस तरह से चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में इसी तरह का एक वैज्ञानिक कारण लेकर। धन्यवाद।